हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। और आज से हम स्टार्ट करेंगे एम लक्ष्मीकांत, और एम लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग हम अपनी पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा इसमें जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहेगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहेगा, और एक एक पॉइंट को इसमें अच्छी तरीके से कवर करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट चैप्टर को, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इस चैप्टर में देखो हमें क्या बता रखा है कि हमारा जो संविधान बना, जो हमारी पूरी राज्य व्यवस्था है, ठीक है, इसका क्या हमारा पूरा इतिहास रहा है। जो हमारा संविधान सभा बनी सबसे पहले, उसके बाद हमारे सदन बने, तो इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, इसका पूरा इतिहास क्या है, कैसे हमारी संविधान सभा का विकास हुआ, ठीक है। तो हम इसके अंतर्गत ये देखेंगे। तो इसके अंतर्गत ये बता रखा है कि ये जो कहानी शुरू होती है ना, ये हमारी 1600 ईस्वी से शुरू होती है। अब क्या होता है कि सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि जो यूरोप कंट्रीज़ थे, भारत आ रहे थे लोग, वो भी किस लिए आ रहे थे? व्यापार करने के लिए। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आता है, और वो भी जब वो भारत आता है तो उसके बाद वो क्या करता है, यहाँ से काफ़ी चीज़ें एकत्रित करके ले जाता है और फिर उसे यूरोप के बाज़ारों में बेचता है, जो वहाँ पर 60 गुना दामों में बिकती है। इससे उसे क्या होता है, उसे मुनाफा होता है, ठीक है। अब मुनाफा होता है तो क्या होता है कि वो आता है फिर दोबारा से 1500 में, ठीक है। अब जब वो 1500 में आता है, फिर वो क्या करने लग जाते हैं, व्यापार करने लग जाते हैं भारत से, और व्यापार करने लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो मुनाफा कमाते हैं, और यूरोप की कंट्रीज़ में जाके उनको खूब सारा मुनाफा मिलता है। इससे क्या होता है, बाकी की जो यूरोप कंट्रीज़ होंगी, उनके मन के अंदर जायज़ सी बात है ना कि उनके अंदर भी ये चीज़ आएगी कि हम भी भारत जाएं, वहाँ जाकर व्यापार करें और वहाँ से मुनाफा कमाएं। तो इसी को देखते हुए इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, वो भारत आई क्यों थी, उसका मोटिव क्या था आने का। तो उसका सिर्फ एक ही मोटिव था भारत आने का, वो था व्यापार। हालांकि उसने बाद में यहाँ पर प्रशासन किया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टिंग में जो आई थी वो सिर्फ अपने एक ही मोटिव से आती है, व्यापार करने के लिए। अब इसी के अंदर हम देखेंगे कि वो किस तरह उसका क्षेत्र विस्तार होता गया। पहले वो व्यापार करने आई थी, लेकिन फिर उसके पास दीवानी के अधिकार आ गए और धीरे धीरे वो पूरा प्रशासन चलाने लगी। और एक टाइम के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, पूरा क्राउन शासन देखने को मिलता है। तो इसके अंदर हम पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को कवर कर लेंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहला बता रखा है कि भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। तो क्लियर है, वो क्या करने आए थे, व्यापार करने आए थे। अब जब वो व्यापार करने आएंगे तो वहाँ पे उस टाइम पे उनकी वहाँ महारानी कौन थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। और ये महारानी एलिजाबेथ प्रथम से ही चार्टर लेके आए थे, परमिशन लेके आए थे भारत में व्यापार करने की। ओके, उन्हें भारत में व्यापार करने का विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। तो याद रखना, जब वो भारत आए, चार्टर लेकर आए व्यापार के लिए, तो वो एक अधिकार लेके आए थे। हम ये देखेंगे एक अधिकार में क्या बताया है कि मतलब अकेली ऐसी कंपनी ब्रिटिश से जो कि भारत में क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है। कंपनी जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थे। तो स्टार्टिंग में इसका काम सिर्फ व्यापार से रिलेटेड था, लेकिन हमें देखने को क्या मिलता है, 1765 से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए गए। अब देखते हैं हुआ क्या कि सबसे पहले हमें देखने को मिलता है 1757 में प्लासी का युद्ध, ठीक है। 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद हमें दिखता है कि 1764 में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। जब 1757 में, ये एक तो धोखा था, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तो उस सब चीज़ में देखते हैं कि एक बहुत बड़ा धोखा किया गया था बंगाल के नवाब के साथ और उन्हें हरा दिया गया था। लेकिन 1764 में उसके हराने के बाद यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है,
उन्होंने अपने मन मुताबिक कठपुतली नवाब बिठा दिए थे गद्दी पर, जो कि पपेट थे, ठीक है, जो कि क्या करते थे, जो ब्रिटिशर्स बोलते थे वहाँ पे, जो बोलते थे उनके अकॉर्डिंग कार्य करते थे। लेकिन जो ये कठपुतली सरकार थी ना, ये उसके मन मुताबिक काम नहीं कर रही थी, जिसके कारण 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। और बक्सर के युद्ध के बाद हमें देखने को मिलता है कि 1765 से हमारे जो दीवानी के अधिकार थे वो किसके हाथों चले गए, ब्रिटिशर्स के हाथों। तो हमें क्या देखने को मिला, 1600 में जो कंपनी व्यापार करने आई थी, अब वो क्या करने लग गई है, अब वो 1765 में आके दीवानी के अधिकार भी आने लग गए हैं, मतलब उसके क्षेत्र का विस्तार होने लग गया है। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो जब हमारा क्वेश्चन आए जैसे, तो कब हुई, 1764 का जब हमारा बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद 1765 से उसके हाथों में क्या हुआ, ये सारे अधिकार चले गए। और जब दीवानी के अधिकार चले गए और दीवानी के अधिकार चले गए तो उनकी क्षेत्रीय शक्तियाँ क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई। अब देखो यहाँ पर सिपाही विद्रोह के बारे में बता रखा है, तो हम क्या देखते हैं, एक हमें देखने को मिलता है 1857 में क्या हुआ था, एक सिपाही विद्रोह हुआ था, बहुत बड़ा विद्रोह था सिपाही विद्रोह। तो ये हमें 1857 से देखने को मिलता है। इसके कई कारण थे, ये विद्रोह जो हमारा हुआ इसके कई कारण थे, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके बाद 1858 में जो सत्ता थी, अभी तक भारत में क्या था, जो प्रशासनिक मामले थे वो किसके हाथों में थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थे, ठीक है। जितने भी प्रशासनिक मामले थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थे। लेकिन जब 1857 का हमारा देखने को मिलता है सिपाही विद्रोह हो जाता है, उसके बाद 1858 से जितने भी प्रशासनिक मामले थे या फिर अधिकार थे, जो प्रशासनिक अधिकार थे, वो किसके हाथ में चले जाते हैं, क्राउन शासन के हाथ में। किसके हाथ में चले जाते हैं, क्राउन शासन के हाथ में। वहाँ की जो महारानी थी या महाराज थे, उनके हाथों में प्रशासनिक अधिकार सारे हो जाते हैं। इसमें यही बताया गया है 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत शासन का उत्तराधिकारी प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। ये शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। तो हमें पता है कि क्राउन के हाथों में शासन 1858 से गया था और तब से जब तक हम आज़ाद नहीं हो गए 15 अगस्त 1947 तक ये अपना शासन चलाते रहे। अब क्या हुई, जब भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है 15 अगस्त 1947 में, तो उसके बाद भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई, है ना। उन्हें लगा कि एक संविधान होना चाहिए, मतलब एक रूल्स, संविधान को हम अभी स्टार्टिंग में बस इतना समझ लेते हैं, एक नियमों का, एक रूल्स का पूरा, जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत सारे रूल्स, उनको रख के हम एक एक्ट बना देते हैं, अधिनियम बना देते हैं। तो इसी तरह हमने देखा कि हमारे कुछ नियम होने चाहिए, इसके लिए हमने एक संविधान की आवश्यकता को महसूस किया। 1934 में एम.एन. रॉय ने के दिए गए सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। तो याद रखना कि संविधान सभा का गठन किसके सुझाव से किया गया है, एम.एन. रॉय से। इन्होंने 1934 में औपचारिक रूप से एक संविधान सभा के गठन की बात की थी और फिर उसके बाद 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। आपको पता होगा हम आज के टाइम पे क्या बनाते हैं, उस टाइम पे गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो तभी 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान अस्तित्व में आया था। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई हैं। हम जब इसे पढ़ेंगे, संविधान के अंदर बहुत सारे ऐसे पद हैं जैसे पार्लियामेंट, राष्ट्रपति, ठीक है, जो हमारी संसद है, राष्ट्रपति है, ऐसे बहुत सारे पद, ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हमने कहाँ से ली है, ब्रिटिश से ली है। तथापि ब्रिटिश शासन ने कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इन घटनाओं को हम ब्यौरा देखते हैं। अब हम स्टार्टेड करते हैं कि कैसे इसका विकास हुआ धीरे धीरे, क्या कैसे कैसे एक्ट आए, कैसे कैसे अधिनियम आए।
तो इसमें देखने को मिलेगा हमारा कि संविधान का क्या इतिहास रहा है बनने का। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि पूरा संविधान देखेंगे। तो कब तक देखेंगे? देखो 1773 से लेकर हम देखते हैं 1947 तक। अब इसमें हमें दो भाग देखने को मिल जाते हैं। क्या? 1773 से 1858 तक जो शासन रहा, जो हमारा प्रशासनिक शासन रहा, वो किसके हाथों में रहा? ये हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में रहा था। ठीक है, अब हम देखेंगे 1858 से लेके 1947 तक ये किसके हाथों में रहा? ये हमारा क्राउन शासन रहा। तो हमें ये दो चीज़ देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर कि 1773 से 1858 तक ईस्ट इंडिया के हाथों में रहा और 1858 से 1947 तक क्राउन शासन रहा। तो हम सबसे पहले 1773 से 1858 के ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखेंगे, इसके व्यापारिक मामलों को पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें कंपनी का शासन दे रखा है 1773 से 1858 तक। तो सबसे पहला हमारा आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो अब हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के एक बारे में नॉलेज ले लेते हैं कि क्यों आया रेगुलेटिंग एक्ट हमारा। ओके, सबसे पहले देखते हैं जो रेगुलेटिंग एक्ट आया वो आया क्यों। तो इसके कई सारे कारण थे। सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था कंपनी के पास क्या था, सिर्फ एक अधिकार मिला हुआ था। मतलब ब्रिटिश से ईस्ट इंडिया कंपनी ही ऐसी थी अकेली जो भारत में व्यापार कर सकती थी। अकेली ही हमारी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी, है ना। लेकिन फिर हमें क्या देखने को मिलता है, उसके बाद भी यहाँ पर क्या हुआ, इसको उतना मुनाफा नहीं मिल पा रहा था। तो जब ऐसा लगा वहाँ की सरकार को, वहाँ की संसद को ऐसा लगा कि ये तो भी हमारा क्या नहीं कमा पा रही है, ये जो कंपनी है ये मुनाफा नहीं कमा पा रही है। इस वजह से उन लोगों ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि आपकी जो कंपनी है उसके अंदर क्या बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर जो कंपनी के अंदर लोग कार्य कर रहे थे ना, वो लोग अपने पर्सनल व्यापार खोले बैठे थे। मतलब उनके निजी व्यापार थे, वो निजी व्यापार कर रहे थे। और इस वजह से क्या हो रहा था, इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया कि कंपनी की दयनीय आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई, है ना। अब जब हालत बिगड़ गई कंपनी की, तो उसने क्या किया, कंपनी ने ब्रिटिश संसद से 10 लाख पौंड रुपीस क्या किए, उसे उधार मांगने पड़े। जब ये बात संसद को पता लगी तो उसने ये क्वेश्चन पूछा, जो कंपनी का मालिक थे उससे पूछा कि आपके पास एक अधिकार है, तो आपकी कंपनी इतनी ज़्यादा क्यों मुनाफा नहीं कमा पा रही है, क्यों ये घाटे में जा रही है। तो उनको एक ही चीज़ समझ में आई कि क्या हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है और लोग जो उसमें कार्य कर रहे हैं वो अपने निजी व्यापार कर रहे हैं। इसी वजह से जो ब्रिटिश की संसद थी वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाई, है ना। क्यों लाई? रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेट का मतलब क्या होता है, नियंत्रण करने के लिए, एक तरीके से इस भ्रष्टाचार को रोकने की वजह से, या फिर जो लोग निजी व्यापार कर रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग आता है। तो ये कारण रहता है सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आने का। अब देखो, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। क्यों महत्व है? सबसे पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। तो हमने यही बात करी, इसने क्या किया, कंट्रोल किया। जो कंपनी थी, जो कार्य कर रही थी, उनको कंट्रोल किया और सीमित किया कि आप इसके बाहर के दायरे में काम नहीं कर सकते हो। तो ये उनका उठाया हुआ पहला कदम था, सबसे फर्स्ट टाइम आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरी बात इसमें ये रही कि पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, कि ऐसा बोला गया कि उसके कुछ प्रशासनिक मामले भी हैं और उसके कुछ व्यापारिक मामले भी हैं। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि केंद्रीय प्रशासन की नींव कैसे रखी गई। ओके, अधिनियम की विशेषता। इस अधिनियम के अंदर क्या क्या आया? सबसे पहली चीज़ तो क्या हुआ, प्रेसिडेंसीज थी, आपको पता होगा इनकी जो है भारत में अलग अलग जगह पर प्रेसिडेंसीज थी। जैसे बंगाल एक इनकी प्रेसिडेंसी थी, एक इनकी प्रेसिडेंसी मद्रास थी, एक सूरत थी।
तो इस अधिनियम के द्वारा सबसे पहले बोला गया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तो अब जो अभी तक जो है वो क्या बोला जाता था, बंगाल का गवर्नर, है ना, मद्रास का गवर्नर, लेकिन अब बंगाल के गवर्नर को क्या बोला जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन कर दिया। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा ना, उसकी हेल्प के लिए 4 लोग इन्होंने बिठा दिए। अब पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन रहे थे, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे लॉर्ड वॉरिंग हेस्टिंग। सेकेंड पॉइंट में तो पहली चीज़ तो हमने क्लियर कर ली कि अब से क्या होगा, बंगाल का गवर्नर ना कहला के बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया जाएगा। और इस तरह सबसे पहले कौन बने थे, लॉर्ड वॉरिंग हेस्टिंग बने थे। दूसरी बात इसमें कही गई कि इसके द्वारा जो अलग अलग प्रेसिडेंसीज है ना, मद्रास, बम्बई, इनके जो गवर्नर है ना वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। मतलब क्या हुआ कि इनकी जो अलग अलग प्रेसिडेंसीज थी, ठीक है, ये जैसे बंगाल हो गई, ये सूरत हो गई, ये हमारी बॉम्बे हो गई, ये अब अलग अलग ना होके किस के अधीन आएंगे, बंगाल प्रेसिडेंसीज के आएंगे। तो इससे इन्होंने क्या कर दिया, केंद्रीयकरण करा। हमने कहा ना सबसे पहली बात, केंद्र की क्या करी रखी, नींव रखी गई, सेंट्रलाइजेशन हुआ। तो वो कैसे हुआ, क्योंकि पहले क्या होता था, मद्रास का गवर्नर मद्रास का गवर्नर अलग होता था, बॉम्बे का गवर्नर अलग होता था। लेकिन अब क्या कह दिया गया, पहली बात तो कि बंगाल का गवर्नर क्या कहलाया जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया जाएगा। दूसरी चीज़, बाकी जो प्रेसिडेंसीज हैं जैसे बम्बई हो गई, मद्रास हो गई, वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, बंगाल की गवर्नर जनरल के अंतर्गत आ जाएंगे। जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। तो मैंने यही आपको बताया। अब थर्ड पॉइंट इसमें क्या बता रखा है, अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो अब तो इसी के अंदर हम देखेंगे कि कलकत्ता में क्या किया गया, एक उच्चतम न्यायालय खोला गया 1774 में। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब होती है, सबसे फर्स्ट टाइम कलकत्ता में, और वो भी कब होती है, 1774 में। और जिसमें क्या किया गया, एक तो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और उसकी हेल्प के लिए 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों को उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। अब आपको क्या देखने को मिलता है, अभी मैंने कहा था क्या हो रहा था, कंपनी में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। साथ ही साथ क्या देखने को मिला था, जो कर्मचारी थे कंपनी के वो क्या कर रहे थे, निजी व्यापार कर रहे थे। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के में ही क्या बोल दिया गया कि आप क्या नहीं कर सकते, आप प्रतिबंध लगा दिया गया, आप अपना खुद का निजी व्यापार नहीं कर सकते। और साथ ही साथ क्या बोला कि आप भारतीय लोगों से कोई भी रिश्वत और उपहार को नहीं ले सकते। इस पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। अब इस अधिनियम के थ्रू क्या कर दिया, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया। मतलब कि कंपनी के ऊपर एक बॉडी बना दी, एक कंपनी के ऊपर एक पूरी बॉडी का वो कर दिया फॉर्मेशन, जिससे क्या होगा, जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या नाम था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि क्या करेगी, सारे जो भारत में राजस्व या नागरिक या कोई भी सैन्य मामले हैं उसकी सबकी जानकारी जो गवर्नर जनरल होगा वो किसको देगा, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उनको, और जिससे जो ब्रिटिश सरकार होगी उनके पास सभी जानकारी रहेगी। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू हमने क्या देखा, अगर हमें कारण समझ में आ जाएगा ना तो हमें सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो कारण मैंने क्या बताया, कारण एक ही था कि जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई थी तो वो मुनाफा कमाने ही तो आई थी बेसिकली, लेकिन उसको क्या हो रहा था, वो मुनाफा एक अधिकार लेके आई थी। सिर्फ अकेली ब्रिटिश से ऐसी कंपनी थी जिसके पास क्या था, एक अधिकार था, लेकिन फिर भी वो मुनाफा नहीं कमा पा रही थी। इसका मतलब क्या था, यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा था। और कंपनी के जो लोग थे वो क्या थे, खुद ही निजी व्यापार
विस्तार कर रहे थे। इसकी वजह से सबसे पहली चीज़ इसमें क्या बोला गया कि बंगाल का जो गवर्नर होगा वो अब क्या कहलाया जाएगा, गवर्नर जनरल के पद के नाम से कहलाया जाएगा, जिसमें पहले कौन बने, लॉर्ड वॉरिंग हेस्टिंग बने। दूसरी चीज़ इसमें क्या बोली, जो पहले मद्रास, बम्बई सबके अलग अलग गवर्नर होते थे, अब वो क्या होंगे, किसके अधीन आएंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आएंगे। तीसरी बात इसमें बोली कि अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में क्या हो गया, 1774 में इसके तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी कर दी गई, ठीक है, और जिसके मुख्य न्यायाधीश एक बनाए गए और साथ में 3 अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए गए। चौथी बात इसमें क्या कहता है कि जो हमने बताया था ना, क्या हो रहा था कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, इसलिए कर्मचारियों के निजी व्यापार पर भी क्या कर दी, रोक लगा दी, और साथ ही साथ ये लोग क्या नहीं कर सकते थे, भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत नहीं ले सकते थे। और पांचवी चीज़ इनने ये कर दी कि इन्होंने जो ब्रिटिश सरकार थी उसने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया, जो क्या करेगा, जो कि कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो जाए, जिसकी वजह से और इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी सब किसको मिलती जाए, ब्रिटिश सरकार को मिलती रहे। तो ये था हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम देखेंगे 1784 का पिट्स एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले जो एक्ट आया है वो कब आया है, 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट, और फिर उसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए क्या आया, ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। अब इस 1781 में हमें देखने को मिलता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और इसके बाद एक्ट आता है हमारा एक पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। अधिनियम की विशेषताएं, सबसे पहले क्या दे रखा है, इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। अब देखो, हमने बोला था पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, वो क्या करने आई थी, सिर्फ व्यापार करने आई थी, लेकिन हमें देखने को मिला कि 1765 में उसके पास क्या हो गया, 1765 में उसके पास किसका अधिकार भी चला गया, उसके पास अधिकार चला गया दीवानी का भी। तो अब क्या किया, ये जो 1784 आया, इसने क्या किया, राजनीतिक मामलों को और व्यापारिक मामलों को दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, एकदम अलग अलग रखा। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। तो याद रखना, जो कंपनी जो वाणिज्य के मामले थे, जो व्यापारिक मामले थे, उसके लिए सबसे ऊपर कौन बिठा दी थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसी तरह सबसे पहली चीज़ तो इसके एक्ट के थ्रू क्या किया गया, दोनों चीज़ों को अलग अलग रख दिया, व्यापारिक मामलों को अलग किया गया और राजनीतिक मामलों को अलग किया गया। व्यापारिक मामले तो जो थे उसके ऊपर हमारी कौन सी थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थी, और इसके ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठा दिया गया, और इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। तो आपसे पूछ लिया जाए कि द्वैध शासन का प्रारंभ कब से हुआ है, तो वो हुआ है हमारा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति दी गई कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत के सभी नागरिक, सैन्य, सरकार, राजस्व गतिविधियों का क्या करे, उन पर नियंत्रण रखे और उन पर नज़र भी रखे। तो जो हमने कहा ना कि राजनीतिक मामलों के ऊपर क्या रख दिया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया था, तो वो जिससे क्या कर सके, जो भारत में जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं उन पर नज़र रख सके और उनको कंट्रोल भी कर सके। इस प्रकार यह अधिनियम 2 कारणों से बहुत महत्वपूर्ण रहा। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र बताया गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहली बार वो कौन सा अधिनियम था जिसमें ये बताया गया कि वो भारत जो है वो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र है, तो वो हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट होगा। दूसरी चीज़ इसमें बताया गया कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। साथ ही साथ इसने ये बोला कि ब्रिटिश सरकार ने कि भारत में कंपनी के कार्य जो है ना उसको प्रशासन और पूर्ण नियंत्रण दे दिया गया उसके हाथों में। तो यहाँ पर हमने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में 2 बात करी कि
एक तो सबसे पहली बात करी, राजनीतिक और वाणिज्यिक कारों को बिल्कुल अलग अलग रख दिया गया। ठीक है, दो अलग अलग बॉडी बना दी गई इसके लिए। राजनीतिक मामलों के लिए इसने नियंत्रण बोर्ड बना दिया, जबकि वाणिज्यिक कारों के लिए इसने पहले ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया था। ठीक है, अब ये जो नियंत्रण बोर्ड होगा इसका गठन किया गया किसके द्वारा? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। और इसी तरह दो अलग अलग बॉडी बनी, तो जिससे क्या हो गया? द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ हो गया। तो सबसे पहली बात हमें द्वैध शासन की व्यवस्था कब देखने को मिलती है? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। और नियंत्रण शक्ति को क्या बोला गया? आप क्या करोगे? आप इन पर निगरानी भी रखोगे, साथ ही साथ इस पर कंट्रोल भी रखोगे। ये हमारा इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है एक्ट? क्योंकि इसमें पहली बार ब्रिटिश सरकार ने यह माना कि जो भारत है वो ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है। पहली बार ऐसा माना गया था। और दूसरी चीज़, जो ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किए गए। तो इसलिए ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हमने कवर करा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके साथ 1781 में हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी था। अब हम आगे की बात नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है या हमारे वीडियो से रिलेटेड आपके जितने भी सवाल हों या डाउट हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।